कभी कभी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ गलत चल रहा होता है जो किसी को पता नहीं चलता। और फिर एक दिन अचानक वो छुपी हुई चीजें बाहर निकल आती हैं और पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। 30 मार्च 2026 को विशाखापट्टनम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक गाजुवाका पुलिस स्टेशन है। 30 मार्च 2026 की सुबह सब कुछ नॉर्मल था। उस दिन गाजुवाका पुलिस स्टेशन में पुलिस अपने रोज के काम में लगी हुई थी। तभी एक फोन आता है। फोन करने वाला आदमी काफी घबराया हुआ था। वो बताता है कि एलवी नगर में रहने वाला चिंताड़ा रविंद्र, जो भारतीय नौसेना में काम करता है, उसने किसी की हत्या कर दी है और खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को मामला गंभीर लगा तो बिना टाइम खराब किए टीम तुरंत मौके के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में पुलिस कीर्ति एनक्लेव अपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने पर दरवाजे पर ताला लगा मिलता है। आसपास के लोग भी धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। पुलिस पड़ोसियों से बात करती है तो पता चलता है कि यह घर किराए का है। पुलिस मकान मालिक का नंबर लेकर उसे बुलाती है और साथ ही रविंद्र के भाई के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसे भी तुरंत मौके पर बुलाया जाता है। जैसे ही मकान मालिक और रविंद्र का भाई वहां पहुंचते हैं, उनकी मौजूदगी में दरवाजा खोला जाता है। पुलिस अंदर जाती है। अंदर सब कुछ बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। पुलिस धीरे धीरे घर की तलाशी लेना शुरू करती है। घर का हर कोना चेक किया जा रहा था। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने फ्रिज खोला, अंदर एक पॉलिथीन रखी हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे बाहर निकालकर जमीन पर रखा। जैसे ही पॉलिथीन खोली गई, अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। उसके अंदर एक इंसान का धड़ था जिसका सिर गायब था। इसके बाद जब पूरे घर की तलाशी ली गई तो एक सूटकेस मिला जिसके अंदर शरीर के बाकी हिस्से रखे हुए थे। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए सभी सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव के सभी हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि रविंद्र कहाँ गया। पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि उसी दौरान उसके पिता का फोन आता है। उनकी मदद से पुलिस रविंद्र को थाने बुलाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में रविंद्र टूट जाता है और सब सच बता देता है। वो कहता है कि हत्या के बाद वह सिर को आदि वीवरम के धरापालम जंगल इलाके में ले गया और वहां जला दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम जंगल में जाती है और काफी तलाश के बाद अधजले अवशेष भी मिल जाते हैं। अब घर और जंगल दोनों जगह से सबूत मिल चुके थे और धीरे धीरे पूरी कहानी साफ हो जाती है। जांच में यह भी पता चलता है कि रविंद्र पिछले 1 साल से भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन था। फिलहाल रविंद्र भारतीय नौसेना के आईएनएस डेगा पर तैनात था। ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि विशाखापट्टनम का एक बहुत अहम नेवी एयर स्टेशन है, जहां से P-8I, डोर्नियर, सी किंग और ALH जैसे विमान उड़ान भरते हैं और पूरे पूर्वी समुद्री इलाके पर नजर रखते हैं। यहाँ ऐसी तकनीक भी मौजूद है जिससे दुश्मन के ड्रोन तक का पता लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म भी किया जा सकता है। यानी साफ शब्दों में समझो तो ये जगह देश की सुरक्षा का एक मजबूत हिस्सा है। लेकिन अब भी वही सवाल बना हुआ था कि इतनी जिम्मेदारी वाली जगह पर काम करने वाला इंसान आखिर इतनी खौफनाक हरकत तक कैसे पहुंच गया। इसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी, जब रविंद्र ने नेवी ज्वाइन नहीं की थी। उसी समय उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर मोनिका से हुई, जो विशाखापट्टनम की रहने वाली थी और वहीं एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ बात होती थी, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों मिलने लगे, साथ वक्त बिताने लगे और देखते ही देखते 4 साल निकल गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 में कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया जब रविंद्र की शादी हो गई, लेकिन मोनिका से नहीं, बल्कि किसी और लड़की से। इसके बाद भी रविंद्र और मोनिका का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ और उनका रिश्ता चलता रहा। एक तरफ उसकी शादीशुदा जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसका पुराना प्यार। रविंद्र विजयनगरम जिले के राजम का रहने वाला था और मोनिका वाइजैग यानी विशाखापट्टनम में रहती थी। दूरी जरूर थी, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ और यहीं से धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे जिन्होंने आगे चलकर एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अब साल 2025 आ चुका था। रविंद्र अपनी पत्नी के साथ 29 मार्च 2025 को एलवी नगर के स्ट्रीट नंबर 2 पर मौजूद कीर्ति एनक्लेव अपार्टमेंट में रहने आ गया।
उसकी पत्नी गर्भवती थी और दूसरी तरफ रविंद्र भारतीय नौसेना के आईएनएस डेगा पर टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा था। पहले के मुकाबले अब मोनिका से मिलना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसी दौरान मोनिका ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। शुरुआत छोटे छोटे बहानों से हुई, लेकिन धीरे धीरे रकम बढ़ती गई और रविंद्र करीब 3.5 लाख रुपए दे चुका था। इसके बाद भी मांग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी रविंद्र मना करता तो मोनिका उसे धमकी देती कि वह उनके रिश्ते की बात उसकी पत्नी को बता देगी। यहीं से रविंद्र के अंदर डर बैठ गया और वह धीरे धीरे मानसिक दबाव में टूटने लगा। इसी बीच रविंद्र की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और डिलीवरी के लिए वह अपने मायके चली गई। यानी उस समय घर पर रविंद्र अकेला था। 29 मार्च 2026 को रविंद्र ने अचानक मोनिका को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया। वहां पहुंचने के बाद दोनों के बीच फिर से पैसे और धमकी को लेकर बहस शुरू हो गई और यह झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हालात काबू से बाहर होने लगे। इसी झगड़े के दौरान गुस्से में रविंद्र ने मोनिका का गला घोंट दिया और वहीं उसी फ्लैट में उसकी मौत हो गई। इसके बाद कुछ देर तक रविंद्र वहीं बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़ी देर बाद वह पास की एक दुकान पर गया ताकि कोई तेज धार चाकू या आरी मिल सके, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह वापस घर लौटा और उसने ऑनलाइन एक तेज धार चाकू मंगवाया जो कुछ ही देर में डिलीवर हो गया। इसके बाद उसने घर के अंदर ही शव को अलग अलग करने की कोशिश की। इसके बाद उसने कुछ हिस्सों को एक ट्रॉली बैग में रख दिया और एक हिस्से को पॉलिथीन में लपेटकर फ्रिज में छुपा दिया, जबकि बाकी को वह देर रात अपने साथ लेकर करीब 60 किलोमीटर दूर जंगल में गया और वहां उन्हें जला दिया। साथ ही मोनिका का मोबाइल भी आग में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। रात बीत गई और 30 मार्च की सुबह हो गई, लेकिन घर के अंदर हालात वैसे ही थे। कुछ सबूत अभी भी वहीं मौजूद थे, कुछ फ्रिज में छुपाए गए थे और कुछ कमरे में ही पड़े थे। रविंद्र रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि बाकी सबूत भी ठिकाने लगा सके, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसी डर और बेचैनी में उसने अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया और पूरी सच्चाई बता दी। दोस्त ने उसे साफ कहा कि भागने या छुपाने से कुछ नहीं होगा, देर सवेर पुलिस पकड़ ही लेगी, इसलिए बेहतर है कि वह खुद आगे आकर सच बता दे। रविंद्र ने यह बात मान ली, अपने पिता के पास गया और सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस को जानकारी दी और 30 मार्च की शाम गजवाका पुलिस स्टेशन में रविंद्र ने खुद जाकर अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू की और जल्दी ही साफ हो गया कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते डर, दबाव और गलत फैसलों का नतीजा था। एक रिश्ता जो छुपाकर चलाया जा रहा था वही आगे चलकर ब्लैकमेल में बदल गया और फिर वही ब्लैकमेल इस खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। रविंद्र ने शायद सोचा होगा कि वो इस परेशानी से निकल जाएगा, लेकिन उसने जिस रास्ते को चुना उसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक तरफ उसकी पत्नी थी जो उस पर भरोसा कर रही थी, एक छोटा बच्चा था जिसे अपने पिता की जरूरत थी, और दूसरी तरफ उसका अपना डर और छुपी हुई सच्चाई। अगर रविंद्र चाहता तो उसके पास कई सही रास्ते थे। वह साफ साफ अपनी गलती मान सकता था, अपनी पत्नी से सच बोल सकता था, उस रिश्ते को वहीं खत्म कर सकता था, या फिर पुलिस की मदद ले सकता था जब उस पर दबाव और धमकी बढ़ने लगी थी। थोड़ी हिम्मत और सही फैसला उसकी जिंदगी बचा सकता था और किसी की जान भी नहीं जाती, लेकिन उसने गुस्से और डर में ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब कानून अपना काम कर रहा है और भारतीय नौसेना में काम करने वाला एक जिम्मेदार इंसान आज खुद अपने किए के बोझ के साथ खड़ा है। हमेशा बस एक बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में मुश्किलें सबके पास आती हैं, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता हमेशा गलत नहीं होना चाहिए। सच बोलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। एक गलत फैसला सिर्फ एक इंसान की नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदल देता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।